नमस्कार फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमारा डिस्कशन चैप्टर 4 से मतलब 4th के अंदर काफ़ी आगे बढ़ चुका है। चैप्टर 4 के अंदर हमने ये ट्राई किया समझने का कि वेक्टर और स्केलर में किस बात को लेकर डिफरेंस होता है, वेक्टर एडिशन विद द ट्रायंगल मेथड विद पैरेललोग्राम कैसे काम करता है। एज वेल हमने ये भी देखा कि वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कैसे मिल सकता है। तो जब भी कोई पार्टिकल कहीं से ट्रैवल करता है तो वेलोसिटी उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है और एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। काइनेमेटिक इक्वेशंस जैसा 1 डायमेंशन में काम करता है वैसा ही 2 डायमेंशन में काम करता है। नथिंग इज डिफरेंट। डिफरेंस अगर है तो 1 डायमेंशन में कोई कंपोनेंट नहीं होता है, जबकि यहाँ पे उसके कंपोनेंट्स एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का होता है। ठीक है, तो आज हमारा डिस्कशन वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, लास्ट टाइम हमारा जो डिस्कशन था वो क्वेश्चन 18 को लेकर था। क्वेश्चन 18 के अंदर हमने समझा था हाउ विल गेट द एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम v इक्वल टू v0 प्लस at, जिसके ऊपर वेक्टर का साइन करना कंपलसरी है। वेक्टर का साइन किया, इट मीन्स इट हैज अ 2 कंपोनेंट, नंबर 1 दैट इज अ x डायरेक्शन कंपोनेंट एंड नंबर 2 दैट्स अ y डायरेक्शन कंपोनेंट। x डायरेक्शन के कंपोनेंट को आप vx, v0x या तो ux भी कह सकते हैं। u कहो या v0 कहो, दोनों का मतलब इनिशियल वेलोसिटी ही होता है। तो यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जब भी जो भी कंपोनेंट मिले, अगर वो 2 डायमेंशन में है तो आप ऐसा कह सकते हैं, आई रिपीट, अगर वो 2 डायमेंशन में है तो ऐसा आप कह सकते हैं कि उसके 2 कंपोनेंट्स जो है, एक कंपोनेंट x डायरेक्शन का और एक कंपोनेंट y डायरेक्शन का, ऐसा आपको यहाँ से मिल सकता है। दैट्स अ सिंपलेस्ट आइडिया। अब जो यहाँ पे काम करना है वो काम ऐसा है जहाँ पे आपको काइनेमेटिक इक्वेशंस, तो आप कहोगे काइनेमेटिक इक्वेशंस तो सर हमें आते हैं। तो काइनेमेटिक इक्वेशंस जनरली क्या था, तो कि काइनेमेटिक इक्वेशन सिंपल सा था, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला वाला आप कर चुके, v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, और तीसरा वाला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। ओके, तो उसी का यहाँ पे डिस्कशन जो है वो हमें करना है। देखिए ध्यान से, दैट्स अ क्वेश्चन नंबर 19, और ये 18 भी पूछा जाता है एग्जाम में, 19 भी पूछा जाएगा। तो इन सभी क्वेश्चंस का हो सके उतना राइटिंग प्रैक्टिस रखने का, ताकि ये सभी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जहाँ पे हम छोटी छोटी गलतियाँ कर देते हैं, जैसे कि वेक्टर का साइन करना भूल गए, ओके, कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखना भूल गए, और वो छोटी छोटी गलतियाँ है वो एक्सेप्ट नहीं की जाती है, ताकि मतलब ही उस क्वांटिटी का है कि वो वेक्टर है ऐसा हमें दिखाना है। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ऐसा है, write an expression for the instantaneous position vector of an object having a 2-dimensional motion under uniform acceleration। जब भी हम ऐसा कहते हैं कि एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्म है, तो आप एवरेज वेलोसिटी v प्लस वी नॉट बाई 2 ऐसा कर सकते हैं। आई रिपीट, जब भी हम ऐसा कहते हैं कि ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, दोनों मूवमेंट पे एक्सेलरेशन सेम था, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब। Hence, show that two-dimensional uniformly accelerated motion is a combination of again two rectangular component. In short, आपका s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का ही फॉर्मूला डिराइव करना है, पर हम यहाँ पे पहले बताएंगे कि वो वेक्टर के फॉर्म में है, और उसी वेक्टर के फॉर्म से हम x का कंपोनेंट और y का कंपोनेंट अलग अलग बता देंगे। ऐसा हमें यहाँ पे कुछ करना है। ओके, पहले ये हल्का फुल्का आइडिया आपको दे दूँ कि क्या किया गया है। तो कि पोजीशंस निकाली होगी, उससे एक ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, उसके बाद उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट के टर्म में रिलेशन निकालेंगे, और उसके बाद ये आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस। ओके, तो वो पूरा का पूरा मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, ध्यान से देखते जाइएगा। ओके, तो लास्ट टाइम जो हमारा डिस्कशन था वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यस। ओके, अब उसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, जिसको मैं यहाँ पे ऐसा कहूँगा, kinematics
इक्वेशन इन 2 डायमेंशन। अब इसको समझने का ट्राई करिएगा कि पहला मैं बता चुका v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है तो v इक्वल टू v0 प्लस ए टी। अब यहाँ पे सेकंड काइनेमेटिक इक्वेशंस के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्योंकि सेकंड इक्वेशन के लिए हम ऐसा कहते हैं कि पोजीशन इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू मैं कह सकता हूँ वेलोसिटी इनटू टाइम, पर यहाँ पे पोजीशन कहने से ज़्यादा बेहतर था डिस्प्लेसमेंट। तो इसको एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आप जोड़ दो कि अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कहता हूँ तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एट t इक्वल टू 0 position of the particle is equals to r नॉट, ताकि इनिशियल पोजीशन कह दिया। एट t इज इक्वल्स टू t मतलब मैंने कुछ टाइम तक ट्रैवल किया, तो उस मोमेंट पे पोजीशन क्या बनेगा पार्टिकल का, तो क्या कहेंगे r। तो अगर मैं इसको इसके साथ कनेक्ट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ऐसा मैं कह दूं। अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आप कह सकते हैं फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू v0 प्लस v/2, कि जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो तब आप इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 को आप एवरेज वेलोसिटी कह सकते हैं। अदरवाइज आपको कहना पड़ता टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये शायद आपको याद होगा। तो डिस्प्लेसमेंट मेरा हो गया फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, एवरेज वेलोसिटी है v प्लस v0/2। अब प्लीज ये मत कहना सर आपने पहले v0 लिखा बाद में v लिखा, इधर पहले v प्लस है भाई, कहीं से भी किसी को लिख सकते हैं, हाँ कोई टेंशन मत लीजिएगा। तो v प्लस v0 इंटू 2 इंटू टी ऐसा मुझे मिला। अब यहाँ पे ये v प्लस v0/2 इंटू टी था, तो आप ऐसा कह सकते हैं यूजिंग इक्वेशन v इक्वल टू v0 प्लस ए टी, जो हमारे पास ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन था। तो ये यहाँ पे मैं यूज कर दूँ तो फाइनल कुछ ऐसा बनेगा r माइनस r0, v की जगह पे v0 प्लस ए टी प्लस v0/2 इंटू टी। अब करना क्या है, तो क्या एडिशन मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन। v0 में v0 ऐड करो, कितना हो जाएगा 2v0, डिवाइड बाय कितना करेंगे 2, और इस t को क्या करेंगे मल्टीप्लाई। आई रिपीट, v0 में v0 ऐड किया 2v0 बना, इस t को अंदर मल्टीप्लाई किया और इस 2 को मैंने इंडिविजुअली डिवाइड भी कर दिया। अब बची एक t की बारी, ए टी को एक टी से और मल्टीप्लाई किया तो वो बन गया ए टी स्क्वायर, और 2 से क्या किया डिवाइड, यानी t/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो t/2 जैसे मल्टीप्लाई होने जाएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी एक t था तो वो बन गया t²/2, v0 प्लस v0 यानी वो बन गया 2v0 t/2, 2 कैंसिल। और इसमें से मैं फाइनल पोजीशन को सब्जेक्ट ऑफ इक्वेशन बनाऊं तो ये बन गया r0 प्लस v0t प्लस हाफ a/t²। ये हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन रेडी हो गया। अब मान लो इसको मैं कहता हूं इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट। कभी कभार स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, जैसे वेलोसिटी का कंपोनेंट vx, एक्सेलरेशन का ax, तो r का rx एंड ry। क्यों ऐसा करते हो, यूज अ सिंपल लॉजिक, यूज बेसिक नॉलेज। आपको पोजीशन वेक्टर r की जगह पे r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप कहा है, तो r का x डायरेक्शन का कंपोनेंट r इज ए पोजीशन, तो x डायरेक्शन की पोजीशन को x कह दो, y डायरेक्शन की पोजीशन को y कह दो। तो r की जगह पे rx और ry ऐसा नहीं करना है, r की जगह पे आप ऐसा कह सकते हो x डायरेक्शन में क्या कहेंगे
तो x, हाँ r0 को आप x0 कह सकते हो, ताकि आपको r ने x और y ऐसा कहना चाहते हो ना, तो r0 बन गया x0, ये बन जाएगा v0 xt प्लस हाफ a xt स्क्वायर। द सेम वे y डायरेक्शन क्या बन जाएगा, y इक्वल टू y0 प्लस v0 yt, सॉरी t बड़ा ही रहेगा, एंड हाफ a yt स्क्वायर। तो यहाँ से क्या पता चला, क्योंकि जैसा काइनेमेटिक इक्वेशन जनरल हुआ करता था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वही का वही है। वहाँ s का मतलब अब डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट करते थे, यहाँ पे थोड़ा स्पेसिफिक बनना पड़ा कि उस डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब x माइनस एक्स ज़ीरो या y माइनस वाई ज़ीरो या तो r माइनस आर ज़ीरो ऐसा हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा एक और बात, अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 कह दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 कह दूं जिसको मैंने यूज किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पे वो तीसरा काइनेमेटिक इक्वेशन जिसका यहाँ पे कैसे निकला वो बताया नहीं है, देखो जो अभी मैंने यहाँ पे लिखा ना वो ऐसे यहाँ पे बताया था, ओके, दैट गिव्स ए कंपोनेंट। वैसे मैंने आर की जगह पे डायरेक्टली एक्स और वाई के कंपोनेंट लिख दिए, मैंने ये वाली जो लाइन थी दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ ये पोर्शन, उसको मैंने कट कर दिया, ओके, कर सकते हैं ताकि हमें अपना कॉमन सेंस यूज करते जाना है। जैसे कि अगर आप ऐसा कहते कि सर हम ये वाली लाइन काट दे तो कॉमन सेंस यूज करें तो ये लाइन कॉमन सेंस के बेसिस पे नहीं कट होता है, क्यों, तो कि ये लाइन एक्सप्लेनेशन देता है और ऐसी लाइन का लिखना ज़रूरी होता है जो चीज़ें मैं समझाता हूँ। सम स्टूडेंट्स फील दैट कि ये जो आपने लिखा है ना वो जल्दी समझ में आ जाता है, ये इजीली याद रह जाता है, तो ये लिखा ही ऐसे जाता है जिससे स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट इजीली याद रह सके। बट दिस इज नॉट इनफ फॉर एग्जाम राइटिंग। एग्जाम में क्या लिखना है उसी वजह से या तो उसी के लिए हम आपको नोट्स देते हैं, तो नोट्स में से आपको प्रिपेयर करना चाहिए। आज भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि जब इंस्टीट्यूट खुलेंगे तब हम वहाँ से फिजिकल कॉपी ले लेंगे। तो भाई ये 1 2 3 4 चैप्टर्स के लिए मैंने काफ़ी बोल दिया हुआ है, पहले से बोल दिया हुआ है, ओके। तो अगर आपके पास आज भी फिजिकल कॉपी नहीं है तो डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम मी कि इंस्टीट्यूट खुलने के बाद मैं 1 2 3 4 का आपको फिजिकल कॉपी दूंगा। इट इज़ योर पार्ट जो आपको उसका प्रिंट आउट निकलवा लेने का। हाँ, चैप्टर 5 ऑनवर्ड्स जो है वो प्रिंट आउट आपको इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, ओके। तो उसकी मैं ऐसा श्योरिटी दे सकता हूँ कि तब तक आई थिंक तो काफ़ी नॉर्मलाइज हो जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है, ओके। तो फिजिकल कॉपी आपके पास हो तो आपको पढ़ने में आसानी रहती है और प्रैक्टिस प्रिपरेशन आपको उसी में से करना चाहिए, और इसलिए तो वो देते हैं हम। यहाँ पे ये जैसे मिल चुका है, अगर मैं इसको थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस के लिए ट्राई करना चाहूँ तो यहाँ पे देखो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशंस में डायरेक्टली बोल दिया हाँ कि ये ऐसा था। The above two equations show that the motion in x and y directions can be treated independently for each other, मतलब x और y इंडिविजुअल हो सकता है। Thus the motion in a plane with uniform acceleration can be treated as the superposition of two separate simultaneous one-dimensional motion। मतलब ऐसा कहना चाहते हैं कि x का हो या y का हो वो इंडिविजुअली एक एक इक्वेशन वन डायमेंशंस के लिए काम कर सकते हैं। और लिखा है प्रूव दैट वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2a r माइनस आर ज़ीरो। तो कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल सा आइडिया लेना, क्या, तो कि ये अगर प्रूव करना हो ना तो उसके लिए क्या करना था, तो क्या आपके पास ये इक्वेशन था v इक्वल टू वी ज़ीरो प्लस ए टी, उसमें से आप t को सब्जेक्ट बना दो और वो t का वैल्यू आप यहाँ पे लगा दो। तो मैंने अभी जो आपको कहा ना, इफ़ यू नोटिस क्लियरली, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट हमने बताने का ट्राई किया कि यहाँ पे आप एक काम करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंबाइन करिए। कैसे, तो मैं यहाँ पे ऐसे कहता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2
क्या मैं लिख सकता हूँ v माइनस v0 बाय a इज इक्वल टू t? हाँ लिख सकते हैं, बरोबर है। Substitute this t in equation 1. Okay. Substitute this value in equation 1. तो देखिए ये क्या बन गया, r माइनस r0 v प्लस v0 बाई 2 इंटू v माइनस v0 बाई a। तो क्या न्यूमरेटर में दिख रहा है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई? तो क्या, तो जैसे ही यहाँ पे दो सेम वैल्यू वाले वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो वहाँ पे वेक्टर का साइन निकल जाता है, जो आपको आई थिंक 5th 6th या तो 7th चैप्टर में पता चलेगा। हाँ, जब तक ओल्ड सिलेबस हुआ करता था स्टूडेंट्स को यहीं से वो पता चल जाता था, ताकि वहाँ पे वेक्टर का एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ साथ मल्टीप्लिकेशन भी इसी चैप्टर में सिखाया करते थे। पर अब वो मल्टीप्लिकेशन है वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 तक वो लेकर गए। ओके, लास्ट ईयर वैसे मैंने चैप्टर 4 में ही सिखा दिया था, बट नाउ ऑनवर्ड्स फ्रॉम दिस ईयर वो मल्टीप्लिकेशन में चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में सिखाने वाला हूँ। तो अभी के लिए आप ऐसा एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये सेम वैल्यू वाली जो वेक्टर की क्वांटिटी है उसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो वेक्टर का साइन निकल गया। क्यों निकल गया वो आपको तब पता चलेगा जब आप चैप्टर 6-7 में पढ़ेंगे तब, ताकि वो मल्टीप्लिकेशन है। तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बन गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो उसी के हिसाब से ये बन गया वी स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर। नीचे आ गया 2a और इधर आ गया r माइनस r0। ये हो गया आपका थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन रेडी। 2a को मल्टीप्लाई कर दो तो हो गया v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2a। s यानी डिस्प्लेसमेंट, r माइनस r0 दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। यू कैन सी दैट। देख लीजिए ये। ओके वैसे यहाँ पे r माइनस r0 v माइनस v0 बाई 2 इंटू टी। तो यहाँ से ये हो गया आपका v प्लस v0 इज इक्वल टू 2r माइनस r0 बाई 2। ये क्या किया तो कि बहुत सिंपल सा आइडिया। हाँ भाई देखो यहाँ पे एक छोटा सा गलती हो चुका है जिसको मैं करेक्ट कर दूँ। यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी में अगर आपके पास फिजिकल कॉपी हो तो प्लीज उसको करेक्ट कर दीजिएगा, वरना गड़बड़ हो जाएगा। r माइनस r0 इज इक्वल टू v प्लस v0 बाई 2 इंटू टी होता है, यानी वहाँ प्लस साइन होना चाहिए। और उसमें से मैं v प्लस v0 को सब्जेक्ट बना दूँ, यहाँ v माइनस v0 को सब्जेक्ट बनाया, दोनों को कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है डॉट प्रोडक्ट, पर वो ओल्ड सिलेबस में स्टूडेंट्स को इजीली समझ में आता था, आपको नहीं समझ में आएगा, ताकि अब वो चैप्टर 6 और चैप्टर 7 में एज पर द एनसीईआरटी मैंने लगा दिया हुआ है, ताकि यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट पढ़ा देने से स्कूल वाले हैं वो पूछते नहीं है और स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जिसमें जो आता है तभी हमने बता दिया। तो यहाँ पे आप सीधा सीधा ये जैसा लिखा है वैसे का वैसा लिख देने का। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लिया आपने, मल्टीप्लिकेशन लिया, जैसे मल्टीप्लिकेशन लिया तो वेक्टर्स यहाँ पे गायब हो गया, ये 2 आ गया, a आ गया, r माइनस r0 ऐसा आ गया बाई 2 हो गया। यहाँ पे मुझे एक और जगह पे गलती दिख रही है और वो ये है कि देखो मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो a इंटू टी, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2r माइनस r0। तो गलती हो गई है दो जगह पे, यहाँ माइनस हो चुका है प्लस की जगह पे, और यहाँ माइनस था तो यहाँ हो चुका है प्लस। सो नीड टू करेक्ट 2 प्लेसेस। नंबर 1 यहाँ पे कर दीजिएगा v प्लस v0 बाई 2। फिजिकल कॉपी ना हो तो लिख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19 में ये जो स्टेप आता है वहाँ पे v प्लस v0 बाई 2 आएगा। ओके इतना क्लियर बताने के बावजूद भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्जाम में जैसा है वैसे का वैसा प्रिंट करके आते हैं। प्लीज डोंट डू दैट, ऐसा मत पढ़िए। यहाँ ऊपर से ही मतलब इसी को मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ r माइनस r0 आएगा, और तो भी आपका ये फाइनल फॉर्मूला है
वो सही बनेगा वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू 2a r माइनस आर जीरो। आई होप इट्स क्लियर। अच्छी तरह से समझने का आइडिया, सिंपल सा लगाने का। काइनेमेटिक इक्वेशंस इन 2 डायमेंशंस। ओके, पहले मतलब आगे वाले क्वेश्चंस में हमने किया हुआ था v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अब यहाँ पे कर दिया s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। पर यहाँ पे सब कुछ अभी हमने किया वो होता है 2 डायमेंशन का, ओके, जिसके कंपोनेंट्स भी है। वैसे मैं बता दूं, इस वैल्यू को मतलब इस इक्वेशंस को कंपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखना होता है, ताकि यहाँ पे अब इसका वेक्टर नहीं है, वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर का वेक्टर साइन नहीं है, इसलिए उसको कंपोनेंट्स के फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। सो प्लीज मेक दिस टू करेक्शंस। यहाँ पे बता दो आपको v प्लस वी जीरो होना चाहिए और ये मल्टीप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे r माइनस आर जीरो होना चाहिए। सो प्लीज मेक दैट टू करेक्शंस। अब इस चैप्टर का सबसे पावरफुल क्वेश्चन, सबसे कम का क्वेश्चन आता है जिसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। वैसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन है वो पहले मैं अपने हिसाब से समझाऊंगा, आप उसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और यहाँ पे नोट्स में दिया है वो भी मैं समझाऊंगा। दोनों में कुछ कुछ जगह पे माइनर माइनर से वेरिएशंस है। ओके, स्टूडेंट जो है वो दोनों ही लर्न कर सकता है, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लर्न कर सकता है, पर दोनों में से कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे दोनों जो अलग अलग जो मैं बताना चाहता हूँ कि जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस किस बात को लेकर आएगा, तो कि थोड़े बहुत स्टेप्स ऊपर नीचे किए होंगे, थोड़ा बहुत देखने का नज़रिया मैंने चेंज किया है, जिससे जो मेरा नज़रिया है उससे अगर आप देखेंगे तो यू मेक इट मोर एंड मोर ईजियर। वैसे यहाँ पे दिया है वो ट्रेडिशनल तरीका है जैसा टेक्स्ट बुक में देते हैं, ओके, वैसे दोनों ही सही है, जो ठीक लगे वो आप लिख सकते हैं, बिकॉज दे नेवर आस्क कि कौन सा वाला फिजिक्स लिखा हुआ है। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ कौन सी टेक्स्ट बुक से पढ़ा भाई, 9th वाली कि 12th वाली या 11th वाली, कि कौन से रेफरेंस बुक से पढ़ा। भाई न्यूटन का थर्ड लॉ कहीं से भी पढ़ो, वो न्यूटन का थर्ड लॉ है, वो बुक से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी स्टैंडर्ड से पढ़ो, न्यूटन का थर्ड लॉ न्यूटन का थर्ड लॉ ही रहता है। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन को आप कैसे लिखते हो उसके ऊपर ही डिपेंड करता है। ओके, अब ये रास्ते से जाओ या उस रास्ते से जाओ, दैट विल बी द सेम थिंग, तो उसमें कोई अलग चीज़ जो है वो नहीं बनने वाली है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का वो बहुत ही कम का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, उसको परफेक्टली पूरा का पूरा मैं समझाने वाला हूँ, पहले मेरे तरीके से और उसके बाद जो यहाँ पे तरीका दिया है वो वाले तरीके से। सबसे पहले क्वेश्चन ऐसा है, अ प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड विथ वेलोसिटी u मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, शो दैट इट्स ट्रेजेक्टरी इज ए पैराबोला। अब इसके लिए आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। ओके, मैथ्स के अंदर आता है पैराबोला, हाइपरबोला, कौन बोला, क्या बोला, ओके, पर जिन लोगों ने मैथ्स पढ़ा हुआ है, अगर उसमें उसने सर्कल, स्ट्रेट लाइन ऐसे टॉपिक पढ़े हैं, ऐसे चैप्टर्स पढ़े हैं, और अगर पैराबोला हाइपरबोला भी अगर पढ़ा है, इलिप्स नहीं पढ़ा है तो शायद अब आएगा, तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत पता ज़्यादा चलेगा, बाकी कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब मैं एक सिंपल सी बात बताऊंगा तो आपको पैराबोला क्या होता है वो पता चल जाएगा। जस्ट इमेजिन दैट जेवलिंग थ्रो, कहीं देखा हो तो, इसको जनरली ऐसे गुजराती में नहीं कहते, भाला फेंक, ओके, जेवलिंग, ओके, ऐसे एक जेवलिंग, एक शार्प ऑब्जेक्ट, ओके, एक बड़ा सा स्टिक जैसा आप समझ लीजिए, ऐसा हाथ में होता है, और एथलेट उसको भागते 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 एक लाइन तक भागता है और उसके बाद वो उसको थ्रो करता है। इफ यू नोटिस दैट उसका पाथ कैसा होता है, तो कि यहाँ से उसने थ्रो किया ना, ऐसा पाथ फॉलो करेगा। अभी रिसेंटली रामायण महाभारत दोनों ही चल रहे थे, अगर आपने नोटिस किया हो, वैसे काफ़ी टाइम पहले थे तो उसके ग्राफिक्स वगैरह जो है वो शायद हो सकता है कि आपको ज़्यादा बोर करते हो, ओके, उसमें आपको मज़ा ना आता हो, बट इट्स अबाउट द ऑब्जर्वेशन।
राम इधर है, रावण इधर है, बट स्टिल दे आर शूट द एरो इन द एयर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब आमने सामने है तो वो एरो ऐसे नहीं शूट कर रहे थे। कुछ कुछ किस्सों में ऐसा दिखाया गया कि वो एरो ऐसे शूट कर रहे ऊपर, वो एरो ऊपर जाता, इसका एरो इधर आता, वो बाद में दोनों एरो मिलते और एक का एरो गायब हो जाता, अगर नोटिस किया है तो। बिकॉज फिजिक्स सब्जेक्ट इज अ मोर अबाउट ऑब्जर्वेशन। इफ यू आर गुड इन द ऑब्जर्वेशन तो हर एक एग्जाम्पल समझ में आएगा। इफ यू आर नॉट दैट मच गुड, अगर आपने ये सभी चीज़ें नहीं देखी हुई है तो सिर्फ सुनने का और सुनकर एंजॉय करने का, ताकि आपने ऑब्जर्व नहीं किया है तो हो सकता है कि एग्जाम्पल बाउंस जाए। ओके, तो पहरा बोला क्या, तो कि मान लो ये भी नहीं देखा वो भी नहीं देखा। अगर शायद कभी किसी ने फुटबॉल ग्राउंड के अंदर फुटबॉल प्लेयर को बॉल को किक मारते हुए देखा हो, एंड इफ यू इमेजिन दैट कि कोई एक जगह पे बॉल है, उसको जैसे किक मारा बॉल ये पाथ फॉलो करता है, यानी नीचे से ऐसे ऊपर जाएगा और वापस नीचे आएगा। अगर ये फिनोमिना दिमाग में सेट है तो पूरा प्रोजेक्ट आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अब ध्यान से देखते जाएगा, पहले मैं अपने हिसाब से समझाता हूँ। ऑफ कोर्स जो यहाँ से मतलब नोट्स में होता है वो एक ट्रेडिशनल तरीका होता है, ओके, जो हर किसी को पता होता है, ताकि वो टेक्स्ट बुक का तरीका होता है। पर हम यहाँ से थोड़ा सा अपना फ्लेवर जो है उसमें ऐड करना पसंद करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आता है, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, तो उसका डेफिनेशन क्या होता है वो पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे ऐसा ध्यान रखना है कि जब भी कोई एक ऑब्जेक्ट को आप ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर थ्रो करते हो, मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें अब यहाँ पे नोट्स में होगी, तो वो आपको लिख कर याद रखनी होती है। मैं जितना लिखता हूँ उतना लिखोगे तो पूरे मार्क्स कभी नहीं मिलेंगे। आई रिपीट, मैं जितना समझाते वक्त लिखता हूँ, अगर वैसा ही आप एग्जाम में लिखोगे तो कभी पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। मैं जो लिखता हूँ वो आप समझ सको उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सिर्फ लिखता हूँ। तो बाकी का जो रिक्वायर्ड मसाला होता है, ओके, वो आपको नोट्स से ही मिलता है, ताकि आपको एग्जाम में सामने वाला समझ सके उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है। मैं यहाँ पे बोलते बोलते लिखता हूँ, यानी समझाते समझाते लिखता हूँ। आपको वहाँ पे वही सभी चीज़ें लिख कर बतानी पड़ती है, तो मेरा काम कंपैरेटिवली थोड़ा आसान होता है। ओके, ऐसा मुझे लगता है। चलो, आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है डेफिनेशन, तो ध्यान से सुनिएगा। हियर वी हैव वन XY प्लेन, यानी एक 2 डायमेंशनल प्लेन है। समझिए कि ग्राउंड है, फुटबॉल प्लेयर है, ग्राउंड के अंदर खड़ा है, और ये ऐसा वर्टिकल नहीं होता, ग्राउंड ऐसा होता है, इसको ऐसे थोड़ा कॉमन सेंस यूज करने का। तो अब यहाँ पे फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को यहाँ पे रखा हुआ था, जो ओरिजिन पे था। हम ऐसा कहेंगे कि उसके ओरिजिन के पॉइंट्स 0-0 है। फुटबॉल प्लेयर ने यहाँ से किक मारा, जैसे किक मारा बॉल ने ये पाथ फॉलो किया। आई थिंक ऐसा ऑब्जर्व कर सकते हैं आप। तो जैसे बॉल को किक लगाया तो इस मोमेंट पे, जैसे वो कर्व्ड पार्ट दिखाया था, तो मैंने कहा था कि कोई भी कर्व्ड पार्ट पे या तो कोई भी जगह पे वेलोसिटी होता है, वो वेलोसिटी कैसी डायरेक्शन देता है, तो कि वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल डायरेक्शन देता है। तो देखिए, यहाँ पे आपका काम आसान कर दूं मैं, कि यहाँ पे जैसे किक मारा तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और इस टेंजेंट ने थीटा एंगल बनाया। थीटा एंगल से मैंने बॉल को किक मारा, या तो फुटबॉल प्लेयर ने किक मारा, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी u था। Now that will resolve in the two components, something in x direction, something in y direction। और हम ऐसा कहते हैं जिसने बनाया थीटा
वो बनाता है cos थीटा वाला कंपोनेंट, यानी ये u का इनिशियल वेलोसिटी का x डायरेक्शन का कंपोनेंट, यानी मैं उसको कह सकता हूँ ux इज इक्वल्स टू u cos थीटा। ये है y डायरेक्शन का इफेक्ट, यानी टेल तो यहाँ कनेक्टेड ही था, हेड से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो मैं इसको कह सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी का y डायरेक्शन का कंपोनेंट इज इक्वल्स टू u sin थीटा। अब क्या, क्योंकि बॉल तो जो है वो हवा में गया 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 और नीचे आया, मतलब ये कि बॉल ने x डायरेक्शन तो पूरा का पूरा कवर किया। पर अगर मान लो मैं कोई ऑब्जेक्ट को ऐसे हवा में ऊपर थ्रो करूं, मैक्सिमम हाइट अचीव करे, मैक्सिमम हाइट अचीव करने के बाद वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। यहाँ पे कैसा है, क्योंकि वो स्ट्रेट पाथ पे नहीं है, यानी वन डायमेंशन में नहीं है, ये टू डायमेंशन में है, इसलिए इसको कैसे समझना पड़ता है, तो कि इसको थोड़े अलग तरीके से समझना पड़ता है कि जब ये टू डायमेंशन में है तो ये कंटिन्यूअसली मोशन में है, मतलब उसका एक्स डायरेक्शन तो जा रहा है 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 जा ही रहा है, पर वाई डायरेक्शन में कैसा है, गया 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 गया। पर सिर्फ वाई डायरेक्शन की बात करूं तो यहाँ पे एकदम किक मारा था, इसलिए वेलोसिटी मस्त था, ज्यादा था। जैसे 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 वो ऊपर गया, यहाँ से अब और ऊपर नहीं गया, मतलब इस मूवमेंट पे वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 हो गया, पर ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, ताकि ऑब्जेक्ट तो कंटिन्यूसली मोशन में है ना। तो यहाँ पे दो डायरेक्शन समझनी पड़ती है, एक्स में तो कंटिन्यूसली जा रहा है, वाई में बड़ा बड़ा सॉरी कम हुआ कम हुआ कम हुआ, यहाँ वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी 0 हुआ फिर से वेलोसिटी बढ़ता गया। अब ये इसको कैसे समझेंगे, तो याद करिए, क्या कभी आपने क्रिकेट देखा, कभी बॉल देखा, बॉल कभी उसको हवा में थ्रो किया, क्या कभी फुटबॉल को किक मारा, अगर ऐसा किया तो ये परफेक्ट समझ में आ जाएगा। ताकि फुटबॉल को किक मारा, बॉल को हवा में थ्रो किया, तब इतना तो ज़्यादा सोचा नहीं ना कि वो प्रोजेक्टाइल हुआ, उसको तो सिंपल सोचा ना, आपने थ्रो किया, ऊपर एक हाइट तक गया, वापस नीचे आ गया, खत्म हो गई बात। ये उतना ही सिंपल है तो उतना ही सिंपल रखो, और ज़्यादा उसमें घुस जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिलैक्स, अपने माइंड को रिलैक्स रखो तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे ये वाला पॉइंट है, तो ये वाले पॉइंट को हम ऐसा कह देते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पे उसने मैक्सिमम हाइट ट्रैवल किया, तो उसको h कह देते हैं, h यानी हाइट। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो उसको हम कह देते हैं रेंज, यानी उसने कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको r कह दो। जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी फाइंड करनी हो वहाँ पे क्या ड्रॉ करना पड़ता है, तो कि वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो ले लो, मैंने यहाँ पे इस मैक्सिमम हाइट पे जैसे ही टेंजेंट ड्रॉ किया, बट दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मिला, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में मिला नहीं। क्यों नहीं मिला, क्योंकि थोड़ी कॉमन सेंस यूज करो यार। चलो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे टेंजेंट बना दो, तो आपने कहा ठीक है चलो बना दिया। इस टेंजेंट का इफेक्ट एक्स एक्सिस पे देखो तो ये जैसा था ना वैसे का वैसा, पर वाई डायरेक्शन में अगर मैं दो लाइन परपेंडिकुलर ऐसी लाइन खींचता, तो यहाँ पे ये जो लाइन जितनी बड़ी थी उसके कंपैरिजन में यहाँ से और यहाँ से निकलने वाली लाइन कैसी होगी, छोटी होगी। तो जैसे 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 मैं ऊपर जाता जाऊंगा वैसे वैसे वाई डायरेक्शन का जो इफेक्ट है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। मतलब क्या, तो कि वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कम होती गई और मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन 0 हो गया, और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन वो तो पहले था उतने का उतना ही रहा, दैट इज ए यू एक्स एंड दैट इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा ओनली। यहीं से आपका बेसिक आइडिया स्टार्ट आप कर सकते हैं। मतलब क्या, तो कि अगर मुझे उसको डिफाइन करना हो तो आप ऐसा कह सकते हैं, वैसे आगे का स्टोरी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ओके, तो वो तो कहानी है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं, कहाँ पे थ्रो किया, तो कि हवा में।
तो ऐसा तो नहीं लिखेंगे व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो इन एयर, लिखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इफ यू बी स्पेसिफिक, व्हेन वी थ्रो एनी ऑब्जेक्ट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड और इन ए 2 डायमेंशनल फील्ड। अब 2 डायमेंशनल फील्ड मतलब कौन सा, तो कैसा, हवा तो हुआ यार, एयर तो हुआ। तो ये इतने काम के वर्ड नहीं थे, फिर भी हम बताते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो इन ग्रेविटेशनल फील्ड। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इंपॉर्टेंट ये है विथ कांस्टेंट horizontal velocity and constant vertical acceleration। यानी हमने वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाला कांस्टेंट रखना है और वर्टिकल वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना है, और यहीं से काफ़ी सारे पॉइंट्स मिलेंगे। अब ये 2 वर्ड है वो डेफिनेशन के मेन पॉइंट है। कैसे, तो कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रू इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड विथ कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, मतलब ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली जा रहा है, उसकी वेलोसिटी में कुछ कम ज़्यादा नहीं हुआ, और वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। और एक्सेलरेशन यानी कौन सा, तो कि व्हेन अ फुटबॉल प्लेयर किक द बॉल इन द एयर, तो किक मारने के बाद उसके हाथ में कुछ नहीं रहा, क्यों, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इन द ग्रेविटी, तो बॉल को ग्रेविटी अपनी ओर खींच रहा है, मतलब वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन यानी जस्ट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, दैट्स अ जी। But here that ball throw in the air against gravity, ग्रेविटी नीचे होता है, बॉल ऊपर की ओर जा रहा है, तो बस वही पॉइंट यहाँ पे आपको क्लिक करना है, और वो पॉइंट बता दिया, तो बस आपका काम आसान। तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं, इनिशियल पोजीशन एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का 0, दैट्स कॉल्ड एज ए इनिशियल पोजीशन। अब इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन दैट इज u cos थीटा, initial velocity in y direction that is a u sin theta। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कहीं चेंज नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, इट मींस नो चेंज इन वेलोसिटी, एंड चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, बिकॉज एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो एक्सेलरेशन 0 बन जाएगा। एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन विच इज इक्विवेलेंट टू जी, स्मॉल जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जैसा। माइनस साइन इसलिए लगाया ताकि वो अगेंस्ट ग्रेविटी था। तो देखो आपके पास पोजीशन है, इनिशियल वेलोसिटी है, और एक्सेलरेशन का आइडिया आ गया, ये 3 डेटा आपके पास आ गया। अब आपको यूज करने हैं 2 काइनेमेटिक इक्वेशंस, v इक्वल टू u प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से सुनते जाइए, तो आपका काम आसान, पहले ये फिगर पे आइडिया और उसके बाद ये डेटा पे आइडिया। अब सबसे पहला पॉइंट, और जो इस पूरे क्वेश्चन का हिंट पॉइंट बन सकता है, वो ये कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट रीच एट द मैक्सिमम हाइट, उसका फाइनल वेलोसिटी 0 बन गया। तो सबसे पहला पैरामीटर मैं ऐसा समझाता हूँ जिसको हम कहते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए जो टाइम लगता है उसको मैं नाम दे देता हूँ टीएम। और ये चैप्टर अगर आपके कोई भी एग्जाम में हो तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है और होता ही है। एवरी ईयर अगर चैप्टर 4 आपके कोई भी स्कूल एग्जाम में है या क्लास एग्जाम में है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन 3 मार्क 4 मार्क या 5 मार्क का होता ही है, चाहे गुजरात बोर्ड हो चाहे सेंट्रल बोर्ड हो। वैसे मैं आपको फिर से बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन को बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। जैसे न्यूटन ने नहीं कहा था कि मेरा 3rd लॉ सेंट्रल बोर्ड वाले पढ़ेंगे, गुजरात बोर्ड वाले नहीं पढ़ेंगे, ऐसा न्यूटन ने नहीं कहा था। उसी तरह से प्रोजेक्टाइल मोशन का बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। और हम यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं,
गुजरात बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड नहीं पढ़ते हैं। जिसके दिमाग में एक क्लैरिटी है उसका काम आसान है। जिसके दिमाग में एक क्लैरिटी है कि ये फिजिक्स है, ना ये JEE है, ना ये नीट है, अरे वो एग्जाम के नाम है। पर हम चीज़ों को मिक्स करने में अपने को ज़्यादा मज़ा आता है। गुजरात बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड वो एजुकेशन बोर्ड है, हम उसको फिजिक्स के साथ कंबाइन कर देते हैं और बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं। JEE और नीट एग्जाम के नाम है, हम उसको सिलेबस के साथ कंबाइन कर देते हैं और बाद में कंफ्यूज होते रहते हैं। और कोई अपने को क्लैरिटी देता है तो हम उसमें वो क्लैरिटी में घुसना ही नहीं चाहते, क्यों? तो कि अपने को कंफ्यूजन होने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो थोड़ा दिमाग को क्लियर रखिए, शांत रखिए, तो हर एक चीज़ समझ में आ सकती है। सो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट टाइम। किस बात का? When an object reach at the maximum height. When any object reach at the maximum height, its final velocity becomes 0. तो मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ, at maximum height, final velocity at that point, final velocity at that point is 0. ओके, अगर वहाँ पे वो फाइनल वेलोसिटी 0 हो चुका है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वेलोसिटी वहाँ पे 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन का -g लेना है और जहाँ दिखे t वहाँ पे लगा दो Tm। तो मेरे पास वेलोसिटी का काइनेमेटिक इक्वेशन है Vy इक्वल टू uy प्लस AYT। याद करिए, वेलोसिटी v इक्वल टू v0 प्लस AT, फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन। ओके, और उसको हमने कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखा था, तो Vy इक्वल टू uy प्लस AYT। अब Vy 0 लेना है, uy तो फिक्स रहेगा, ay माइनस जी है और जहां दिखे t वहां कर दो Tm। तो लो, आपका फॉर्मूला हो गया रेडी। 0 इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी Tm। Tm मुझे फाइंड करना है ताकि वही तो मेरा क्वेश्चन है। तो इस GTM को इधर शिफ्ट करो, उसमें से G डिनोमिनेटर में ले लो, तो Tm बन गया u साइन थीटा बाय g। क्लियर? अब ये जो था वो था ऊपर जाने का टाइम। तो दूसरा जो पैरामीटर है वो ऐसा है जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसको मैं कहता हूँ TF। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कितने टाइम तक उसने हवा में ट्रैवल किया। तो कभी कभार हम यहाँ पे थोड़ा अलग सोच लेते हैं कि ऊपर जाने में उसको जो टाइम लगता है उसको जल्दी जल्दी नीचे आ जाता है। नॉट पॉसिबल। ताकि किक मारने के बाद हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है वो ग्रेविटी कर रहा है और ग्रेविटी हर एक पॉइंट पे सेम टू सेम रहता है। तो जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। इसलिए यहाँ पे अगर मुझे TF के बारे में कुछ कहना हो तो मैं ऐसा कह सकता हूँ TF इज इक्वल टू ट्वाइस TF। जितने टाइम में ऊपर गया उतने ही टाइम में वो नीचे आया। ओके, और TM का फॉर्मूला था मेरे पास, तो 2u साइन थीटा बाई जी, ये बन गया आपका TF का फॉर्मूला। वैसे इसका एक और फॉर्मूला है जो नोट्स में दिया हुआ है। ओके, वो भी बहुत ही सिंपल सा है, काइनेमेटिक इक्वेशन ही है, बट इट साउंड्स द सेम थिंग। और ये आसान है याद रखने के लिए, ताकि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट आपको यूज़ करना हो तो आप इजीली बता सकते हो कि जितने टाइम में ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उतने ही टाइम में वो ऑब्जेक्ट नीचे आएगा। तो TM इज कंसिडर्ड एज ए टाइम रिक्वायर्ड टू अचीव मैक्सिमम हाइट, एंड TF जितने टाइम में वो ऊपर से कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। आई होप इट्स क्लियर। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। डन? चलो
आफ्टर दिस वन अब मैं यहाँ से इस बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा कि जैसे यहाँ पे TM मिल चुका है, TF मिल चुका है, अब मुझे यहाँ पे लिखना है मैक्सिमम हाइट यानी y डायरेक्शन का डिस्टेंस और x डायरेक्शन का डिस्टेंस, यानी मुझे निकालना है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का काइनेमेटिक इक्वेशंस है मेरे पास। ओके, डिस्टेंस का काइनेमेटिक इक्वेशंस होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, उसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। ओके, जो भी डाउट है थोड़ी देर में क्लियर करवा देता हूँ। हाँ, तो देखो यहाँ पे अब आता है तीसरा पॉइंट, जिसको हम कहने वाले हैं मैक्सिमम हाइट, यानी हाइट रिक्वायर्ड। जब ऑब्जेक्ट एकदम ऊपर जाएगा तो ये जो मैक्सिमम हाइट है ना, वो हाइट ट्रैवल कितने टाइम में हुआ, तो कि वो हाइट ट्रैवल हुआ TM टाइम में। तो अब इसको कनेक्ट करो, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे याद रह सकता है, तो कि पूरा का पूरा क्वेश्चन एक ही हिंट से याद रह सकता है, और वो हिंट है व्हेन ऑब्जेक्ट रीच एट द मैक्सिमम हाइट, उसका y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0 होता है। ये अगर लाइन दिमाग में सेट है कि y डायरेक्शन का वेलोसिटी 0, तो आपको मिला TM का यूज करोगे तो मिलेगा मैक्सिमम हाइट। TF यानी कितने टाइम तक उसने ट्रैवल किया, तो जितने टाइम तक उसने ट्रैवल किया मतलब उसने रेंज ही तो ट्रैवल किया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। भले उसने पाथ ये ट्रैवल किया, पर डिस्टेंस तो हॉरिजॉन्टली ट्रैवल किया ना, उसको कहते हैं रेंज। तो TM का यूज करो, डिस्टेंस का काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो तो हाइट मिल जाएगा। TF का यूज करो और डिस्टेंस का काइनेमेटिक इक्वेशन यूज करो तो रेंज मिल जाएगा, बट विथ लिटिल लॉजिक। मैक्सिमम हाइट कौन सी डायरेक्शन का है, तो कि y डायरेक्शन का है। तो यहाँ पे आप ऐसा कह सकते हैं y इक्वल टू, ताकि y डायरेक्शन का काइनेमेटिक इक्वेशन था हमारे पास, y इक्वल टू UIT प्लस हाफ AYT स्क्वायर। ठीक है, तो जहाँ दिखता हूँ y वहाँ मैं कर दूँ h। कितना टाइम लगेगा, तो कि TM जितना टाइम लगेगा, AY कितना लेंगे, तो कि -g जितना लेंगे। तो बस सिंबल सेट कर दो, y की जगह पे h आ गया। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन वो u sin थीटा था, t की जगह पे tm समझो, और tm का वैल्यू क्या है, u sin थीटा बाई g। यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन, ताकि g माइनस है, हाफ g t का स्क्वायर यानी tm का स्क्वायर, tm का स्क्वायर यानी क्या, तो कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर, जी कैंसल। तो देखो तो यहाँ पे बना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यहाँ पे है माइनस साइन, यहाँ पे है हाफ, और यहाँ पे है फिर से u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी। तो क्या आप ऐसा आइडिया लगा सकते हैं कि u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी पहला है वो पूरा है, और उसमें से हाफ सब्ट्रैक्ट किया। या तो ऐसा नहीं समझ में आया तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 माइनस हाफ, दैट्स द हाफ ओनली। तो आप ऐसा कह सकते हैं मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। वैसा हाफ करके भी ये लिखो तो भी सेम, हाँ, हाफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी ऐसा कहो, या हाफ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दो, वन इन द सेम थिंग। जैसे नहीं कहते काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के तो कानों को अच्छा लगता है, पर कोई काइनेटिक एनर्जी को mv स्क्वायर बाई 2 कहे तो मोमेंटली में लगता है कुछ गलत बोला। बात एक ही होती है, बोलने का तरीका अलग है। क्लियर? तो ये हो गया आपका मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला, दैट इज अ वर्टिकल डायरेक्शन। अब आता है फोर्थ पैरामीटर, जिसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज में क्या करना है, तो कि रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ओके, तो देखो ये मैक्सिमम रेंज था, सॉरी मैक्सिमम हाइट था। अब जो फोर्थ पॉइंट आता है जिसको हम कहेंगे रेंज, तो रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का है, यानी एक्स डायरेक्शन का है। कितने टाइम में पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो कि जितने टाइम तक उसने हवा में ट्रैवल किया, दैट इज कॉल्ड एज अ टाइम ऑफ
फ्लाइट, तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी एक्स के लिए पोजीशन का इक्वेशन, ओके, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, जहाँ देखो x वहाँ कर दो r, सिंबल है चेंज करना है। यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन का, वो तो थ्रू आउट पाथ सेम रहता है, दैट इज ए u cos थीटा। एंड वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन तो क्या है, 0 है, ताकि x डायरेक्शन का वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। एंड नाउ t की जगह पे क्या लेना है, tf, ताकि कितने टाइम तक वो ट्रैवल करके फाइनल पॉइंट पे पहुंचा, तो कि tf जितना टाइम। तो बस सिंबल्स को चेंज कर दो, आर यू कॉस थीटा इंटू टी एफ। टी एफ का वैल्यू क्या है, ओके, 2u साइन थीटा बाय जी है। ये रेंज का फॉर्मूला चलता है, पर हम थोड़े अलग टाइप के लोग, इसलिए हम इसका एक जनरलाइज फॉर्म देना चाहेंगे। तो जनरलाइज फॉर्म हम कुछ ऐसा लेना चाहेंगे, आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई जी। ये फॉर्मूला भी चल जाता है, पर फिर भी अपने को अच्छा नहीं लगता है। मैथ्स वाला कहता है कि यार 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है, जिससे ये फॉर्मूला थोड़ा छोटा दिखेगा। तो हम कहते हैं चलो ठीक है भाई, चलो वो भी बता दे कौन सा होता है। तो r इक्वल टू यू स्क्वायर, इसको लिखा जाता है साइन 2 थीटा, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है कौन सी, तो कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो, तो उसको आप लिख सकते हो साइन 2 थीटा। ओके, दैट्स अ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ओके, ये उसी की तरह उसकी एक आइडेंटिटी है, जिसको जनरली मैथ्स वाले याद रखते हैं। यहाँ पे इसको यूज़ किया गया है, तो जो बायोलॉजी वाले हैं जिसने नहीं देखा है, तो दिमाग में रजिस्टर करने का कि हाँ यार इसका कहीं कहीं यूज़ आ सकता है, कहीं कहीं यानी ये एक बार और सिर्फ एक बार यहीं पे यूज़ आता है, इसके अलावा कहीं यूज़ नहीं आता है। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, यू कैन कीप दिस फॉर्मूला एज इट इज, यू स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, वन इन द सेम थिंग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे ये फॉर्मूला लेने के बाद इफ आई एम लुकिंग फॉर मैक्सिमम रेंज, तो मैक्सिमम रेंज तब मिलेगा जब एंगल 45 होगा। अरे यार ये कैसे पता चला, याद करिए, वो जब बॉम्बार्डिंग होता है तो जो टैंक होता है, टैंक का जो सिलेंडर होता है, वो सिलेंडर ऐसे होता है हवा में विद द 45 डिग्री एंगल विद द ग्राउंड। क्यों वो 45 डिग्री पे होता है, ताकि उसी से हमें मैक्सिमम रेंज, वो बॉम्ब है वो ट्रैवल कर सकता है। देखो 45 लगा दो, यहाँ पे लगा दो, 2 थीटा में थीटा 45, तो साइन 2 इंटू 45 साइन 90, साइन 91 होता है। या अगर यहाँ पे लगा दो साइन 45 इंटू साइन 40 कॉस 45, 1/√2 इंटू 1/√2 दैट्स 1/2 इंटू 2 दैट्स 1 ओनली। तो कुछ भी करे तो वैल्यू सेम ही रहेगा। तो थीटा 45 साइन 90 साइन 91, तो आर मैक्स का फॉर्मूला बन गया यू स्क्वायर बाय जी। तो देखो कितना आसान है। When object at maximum height, final velocity 0, वहाँ से कहानी चालू हुई। वहाँ वेलोसिटी 0 यानी वो देता है आपको टीएम, टीएम का डबल करो तो वो देता है टीएफ, टीएम का यूज़ करो तो मिलता है मैक्सिमम हाइट, टीएफ का यूज़ करो तो मिलता है मैक्सिमम रेंज। ये भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि पहले स्क्रीनशॉट में आपने टीएम टीएफ निकाला, यहाँ दूसरे में आप मैक्सिमम हाइट और रेंज निकालोगे। फिर भी बता दूँ, यहाँ पे मैं जो बोल रहा हूँ, जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ऐसी 2-4 लाइन लिखने का। रेंज मतलब क्या होता है, एच मतलब क्या होता है, ओके, मैंने यहाँ पे समझाते समझाते लिखा हुआ है। सो डोंट ट्राई टू फाइंड आउट अ शॉर्टकट, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द वे विच एक्सप्लेन योरसेल्फ, जो आपको समझाता हो वो तरीका अपनाने का। और जैसा आपको समझ में आता है, अगर वो सही तरीका हो, तो आप उसको प्रॉपरली प्रेजेंट करेंगे तो आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। तो पहला था टीएम, उसके बाद टीएफ, टीएम का यूज़ करो तो मैक्सिमम हाइट और टीएफ का यूज़ करो तो रेंज।
नाउ देयर इज अ फिफ्थ वन। एक्चुअली अपने क्वेश्चन के हिसाब से जो भी क्वेश्चन नोट में पढ़ा था उसके हिसाब से वो पहला था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, पर मैं उसको लास्ट में यूज करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये 4 सीक्वेंस में है और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी थोड़ा मुझे ऑकवर्ड लगता है, इसलिए मैं उसको जनरली लास्ट में लेता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या समझाना चाहता है। उसमें ऐसा दिया हुआ है कि एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन के इक्वेशन को कंबाइंड करो। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे लेता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ट्रेजेक्टरी यानी सिंपल टर्म्स में कहो तो पाथ। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेट लाइन अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिसमें m होता है स्लोप। उसी तरह से इक्वेशंस जो है वो y के फॉर्मेट में होते हैं। तो यहाँ पे करना क्या है, x और y के जो आपके काइनेमेटिक इक्वेशंस है, x इज इक्वल्स टू यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, इन दोनों का यूज करके मुझे y का इक्वेशन बनाना है। पर y का इक्वेशन ऐसा जिसमें x हो, तो y और x में कौन सा वैल्यू है वो कॉमन है। x और y के जो इक्वेशंस है, x और y के जो दो इक्वेशंस है, मुझे y का इक्वेशन x के टर्म में लिखना है। तो मुझे x के इक्वेशन में से ऐसा एक वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा जो y में भी हो, जिससे मैं उसको रिप्लेस कर सकूं। और वो यहाँ पे आपको दिखेगा कि देखो ax तो खैर 0 ही था, तो आप ऐसा कह सकते हो x इज इक्वल टू यू एक्स टी ऑनली, ax तो 0 हो गया, तो t जो है वो कॉमन है। तो आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो यूजिंग t इज इक्वल टू x अपॉन यू एक्स इन इक्वेशन 1। तो देखो y इक्वल टू यू वाई x अपॉन यू एक्स प्लस हाफ ए वाई एक्स स्क्वायर अपॉन यू एक्स स्क्वायर, ऐसा मैंने लिख दिया। अब हमारे पास यू एक्स का वैल्यू है यू एक्स यानी इनिशियल वेलोसिटी नेक्स्ट डायरेक्शन, ए वाई है दैट इज माइनस जी, यू वाई है यू साइन थीटा, बस सबकी वैल्यू डाल दो। यू साइन थीटा एक्स, यू कॉस थीटा माइनस साइन हाफ जी एक्स स्क्वायर और यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ यू कैंसिल, साइन बाय कॉस टेन थीटा और ये x माइनस जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा एक्स स्क्वायर, और ये बन जाता है y का इक्वेशन। y का इक्वेशन, अब इस y के इक्वेशन को मैं कंपेयर करता हूँ इसके साथ y इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जहाँ a इक्वल टू ये ब्रैकेट b इक्वल टू ये ब्रैकेट। तो ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन is known as equation of पैराबोला। कौन बोला, क्या बोला, तो कि वो बोला पैराबोला। अब ये ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जैसे कि अगर आपको कोई पूछता है ये क्या है तो क्या आप कहोगे सर्कल है, ये क्या है तो कि स्ट्रेट लाइन है। सर्कल का एक इक्वेशन होता है, स्ट्रेट लाइन का एक इक्वेशन होता है। इसी तरह से पैराबोलिक टाइप को, मतलब उसके पाथ को आइडेंटिफाई करने का भी एक इक्वेशन होता है। जनरली हम देखते हैं पैराबोला का इक्वेशन ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, तो वो होता है ऐसा, जय स्वामीनारायण, यू शेप। ओके, ये ओपन पैराबोला कहा जाता है। बट इफ यू जस्ट ट्राई टू नोटिस दैट कि आपका यहाँ पे जो प्रोजेक्टाइल मिल रहा है, देखो क्लोज्ड पैराबोला डाउनवर्ड डायरेक्शन का है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन का है, इसलिए वहाँ पे नेगेटिव साइन हमें मिलता है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो पूरा का पूरा आराम से इस वीडियो को फिर से आप देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, एकदम आराम से पूरा समझाया है, एकदम पेशेंस के साथ। ओके, तो जितना पेशेंस के साथ उसको समझेंगे उतना आपको पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन समझ में आएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, या तो वीडियो देखते देखते उसको पैरेलल बाद में लिखिएगा अभी, इसलिए अभी तो स्क्रीनशॉट की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, चलो अब मैं यहाँ पे नोट्स में क्या दिया है उसका मैं बता देता हूँ। तो देखिए यहाँ नोट्स के अंदर पहले ये फिगर आ गया, बताया था कि ये अलग अलग आप टेंजेंट लेते जाओ तो वाई डायरेक्शन का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो धीरे धीरे कम होता है। मैक्सिमम हाइट पे सिर्फ वो एक्स डायरेक्शन का ही कंपोनेंट देता है, वाई डायरेक्शन कम ज़ीरो हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे उसके कंपोनेंट के बारे में बताया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है। ओके, बताया है द कंपोनेंट फर्स्ट डिक्रीजेस बिकम जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ए, यानी u साइन थीटा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा और मैक्सिमम हाइट तो जीरो हो जाएगा। तो ये सभी बातें आपको लिखनी पड़ती है। उसके बाद देखो यहाँ पे सबसे पहले उसने इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल बता दिया, तो अब आपने समझ लिया तो आप उसको पहले भी बता सकते हैं। देखो t इक्वल टू एक्स अपॉन यू कॉस थीटा और s जो y का इक्वेशन है उसकी जगह पे आप लगा दो। तो देखो मैंने ax माइनस बी एक्स स्क्वायर कहा, px माइनस क्यू एक्स स्क्वायर कहो, वन इन द सेम थिंग। इट इज द y is a quadratic function of x and his projectile is a parabola, यानी इसको कहते हैं पैराबोलिक इक्वेशन। उसके बाद टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, तो ये उसका हिंट है। ओके, वर्टिकल कंपोनेंट यानी मैक्सिमम हाइट पे y डायरेक्शन का वेलोसिटी ज़ीरो होना, तो टी मिल गया। और उसके बाद मैंने कहा था ना कि टी एफ को एक अलग तरीके से भी बताया है कि टी एफ यानी क्या, तो कि मैक्सिमम रेंज एक्स डायरेक्शन का है। तो उसने ऐसा बताया कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वो तो उसका जीरो है, ताकि हॉरिजॉन्टल की बात करें तो वर्टिकल में तो कुछ गया ही नहीं। तो एक काम करो, एस इज इक्वल टू ई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लो, यू साइन थीटा टी एफ माइनस हाफ जी टी एफ स्क्वायर करो, यानी वर्टिकल वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो, टाइम को टी एफ कहो, या तो सीधा सीधा वैसे ये तरीका अपनाओ तो भी सेम, और ये तरीका अपनाओ तो भी सेम। टी एम इज इक्वल टू 2TM, दोनों ही तरीके राइट है। टी एम यूज करो तो मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे भी थोड़ा अलग तरीका है। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस यानी हाइट डिस्टेंस। तो ये भी फाइनल अच्छी बात है कि फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गया, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर आ गया, तो आपको एच मिल गया डायरेक्ट। वहाँ टी का यूज़ करके मैंने बताया था, तो मैंने ऐसा कहा कि जो तरीका अपने को सही लगे, अच्छा लगे, वो आप तरीका यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं वो नहीं ये नहीं वो, दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन। और हॉरिजॉन्टल रेंज, रेंज यानी डिस्टेंस, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी था u cos थीटा, टाइम था टाइम ऑफ फ्लाइट का, तो 2 sin थीटा cos थीटा को sin 2 थीटा भी आप कह सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल है। ओके, तो आज के सेशन के लिए हम ये पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल को रखते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से करिएगा। और यहाँ पे ये आपको होमवर्क में आपको प्रोजेक्टाइल मोशन है वो 3 बार लिखना है। आई रिपीट, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन 3 बार लिखना है। तो आज का जो आगे का क्वेश्चन है वो 2 बार लिखेंगे, यानी 18 तक किया था, 19th क्वेश्चन ट्वाइस एंड 20 क्वेश्चन थ्राइस। तो यहाँ पे वो बहुत ही काम के क्वेश्चंस है, और आलतू फालतू लिखने की बजाय जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर तो अच्छी तरह से फोकस करना ही चाहिए। एंड क्वेश्चन नंबर 20 3 टाइम्स। डोंट से दैट कि यार कितना बड़ा क्वेश्चन है 3 बार, अरे पर वो क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 5 मार्क में पूछा जाता है भाई, तो 3 बार क्या 30 बार भी लिखना पड़े तो लिखेंगे, ताकि अपने को पूरे मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं।